नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये फ्रेंड्स आपका जो टेस्ट नंबर है वो 10 है फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जामों पॉइंट से फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इससे पहले 1 से लेकर 9 तक आपका प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। चारों ऑप्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये 20 टेस्ट कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट दिखेंगे। अगर आप पहले से पढ़ते होंगे तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। और पीसीएस मेकर टेलीग्राम, उससे आप ज्वाइन हो जाइए और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर आप लोग प्रोवाइड किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर आपका 10 है। और देखिए फ्रेंड्स, 10 का फर्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर पीसीएस मेकर चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बड़े चैनल्स को सभी लोग सपोर्ट करते हैं लेकिन जो छोटे चैनल्स होते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। अब देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है। तो सबसे पहले क्या कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। देखिए फ्रेंड्स, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, बल्कि वैदिक सभ्यता के लोगों को अश्वमेध की जानकारी थी। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थे। तो देखिए, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थे। ये गाय जो थे ना, वैदिक सभ्यता के लिए क्या थे कि उनके लिए पवित्र थे। और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। ये आपका सही ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी है कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थित नहीं थी। देखिए, उनकी संस्कृति सामान्यतः क्या थी कि स्थित थी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि गौतम बुद्ध, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध में जो भिक्षुणी शब्द की जो मतलब भिक्षुणी संघ की जो स्थापना किया गया था वो वैशाली में। जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, पहला हुआ था आपको पता है कि पहला राजगिरी या राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलमन कश्मीर में हुआ था। तो प्रथम जो दूसरा बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुआ था, तो ये आनंद के कहने पर, इनका प्रिय शिष्य बौद्ध भगवान के जो प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद के कहने पर प्रथम महिला को शामिल किया गया था। जो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की माँ मौसी जो उनको पाली है, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी, को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वैशाली। अब देखिए फ्रेंड्स, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, गया में, गया में क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और कपिल वस्तु में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। और रुमनदेई अभिलेख से पता चलता है कि इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य। तो देखिए फ्रेंड्स, विष्टि से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विष्टि का मतलब पता है क्या होता है। विष्टि का मतलब होता है क्या कि आप किसी से काम करवा लिए और उसके बदले में पैसा बहुत कम दिए, तो उसको बेगारी कहते हैं। बेगारी वाला काम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य है बेगारी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रांत में क्या था कि प्रांत जो है न चक्र, प्रांत को न चक्र कहा जाता था, और जिला को क्या कहते थे, तो मंडल कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान किसने दिया था, तो ये दिया था सबसे पहले सातवाहन वंश ने। सबसे पहले सातवाहन वंश ने दिया था, लेकिन सबसे अधिक किसने दिया था, ग्राम अनुदान किसने दिया था, तो ये दिए थे आपको गुप्त वंश ने, ध्यान रखिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो कौन सा ऐसा था, इसको बोलते हैं हम लोग मणिग्राम। तो मणिग्राम जो था ना, वो एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्राम। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको चतुर्वेदी मंगलम आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स क्या है, तो चारों वेदों का जो जानकार हो ना, जिसे गांव अनुदान में दिया जाता था, उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो देखिए, सल्तनत काल में जो इनाम भूमि था ना, वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला 7 नंबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था, सबसे पहले अगर हम गुजरात विजय की बात करें तो गुजरात विजय कब किया था अकबर ने, तो 1572-73 आप याद रखिएगा, 1572-73 में किया था।
अगर हम बात करते हैं कि अकबर जो बादशाह कब बना था, तो 1556 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि अकबर बादशाह बना था। और जब अकबर जो बादशाह बना था तो ये उसके बाद गुजरात का विजय किया था। तो गुजरात के शासक कौन थे उस समय, तो मुजफ्फर खां तृतीय थे शासक गुजरात के। तो ये भी ध्यान रखिए, उसको हरा के और ये गुजरात को विजय किया था। और जब फ्रेंड्स वो गुजरात से जब लौट रहा था ना, तो उसके बाद क्या हुआ था कि बुलंद दरवाज़ा का फतेहपुर सिकरी में क्या हुआ था कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। और फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था, स्थापना किया था फतेहपुर सिकरी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया था। तो याद रखिएगा, चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया था तो लेनिन ने। तो लेनिन के द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था। अगला आपका 9 नंबर की, मुसोलिनी के अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मुसोलिनी के अन्य जो है वो अन्य किस नाम से, तो इसको ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था, ड्यूस। और देखिए ऑप्शन में ए है आपका फ्यूहरर। तो ये हिटलर का अन्य नाम क्या था, तो फ्यूहरर था। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के वियना प्रांत में हिटलर का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के वियना प्रांत में ऑस्ट्रेलिया का ये हिटलर का जन्म हुआ था। और हिटलर का दूसरा नाम क्या था, फ्यूहरर था, फ्यूहरर। अब देखिए यहाँ पे है अतातुर्क। तो अतातुर्क देखिए देखिए याद रखिएगा कि अतातुर्क का जो ये किसे कहते थे, तो मुस्ताफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता था। किसे, तो याद रखिएगा मुस्ताफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता था। और याद रखिएगा कि अंतिम रूप से जो खलीफा का पद जो समाप्त किया था ना, यही मुस्ताफ़ा कमाल पाशा ने किया था। अंतिम रूप से खलीफा पद का को समाप्त इन्होंने किया था। अगला आपका 10 नंबर की, गोड्ढू की संधि से निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो देखिए गोड्ढू की संधि। अब गोड्ढू की संधि के बारे में एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, तो याद रखिएगा कि एला सापल की संधि से ये समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्वेश्चन आता है किस संधि से समाप्त हुआ था, एला सापल की संधि से। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से लेकर 54 तक हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें किस संधि से समाप्त हुआ था, तो कर्नाटक की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 1756 से 63, 1756 से 63 में हुआ था। और ये हुआ था पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। और ऑप्शन डी है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध आपको पता है कि 1760 में हुआ था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से हरा दिया था और इसको भारत से खदेड़ दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में गोडेहू का संधि जो है वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि यह कथन किसका है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए अब युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कि ये अगर हम बात करते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, तो इसको हम लोग डेरोजियो को कहा जाता है। ठीक है, डेरोजियो कहा जाता है। और ये डेरोजियो 1826 में युवा बंगाल की शुरुआत किया था। याद रखिएगा 1826 में, कब इसकी शुरुआत की थी, तो 1826 में इन्होंने किया था। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को कहा जाता है। याद रखिए डेरोजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है किसे, तो डेरोजियो को कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राजा राम मोहन राय दिख रहा होगा। अब वो पता है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रथम हिंदू कॉलेज 1817 में प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका कि देवेंद्र नाथ टैगोर। तो पता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है आपका डेविड हेयर। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो डेविड हेयर के बारे में देखते हैं, तो चलिए इसके बारे में तो देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो देखिए गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था ना, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर। याद रखिए महाराष्ट्र का कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था, 1844 ईस्वी में। इसका केंद्र था महाराष्ट्र के कोल्हापुर था। अगर हम बात करते हैं क्या इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दाजी कृष्ण पंडित ने गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना तो इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। क्यों क्यों नहीं था इसका कोई नेतृत्वकर्ता? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि जीरो आवर के तहत ना कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कोई नेता तो था नहीं इसका नेतृत्व करेगा, इसीलिए कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था। और देखिए फ्रेंड्स, ये अरुणा आसफ अली के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में क्या हुआ था कि झंडा फहराई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, यही अरुणा आसफ अली ही झंडा फहराई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो देखिए खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार के लोग थे ना वो लाल कुर्ता पहनते थे, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ना और अन्य नाम से जानते हैं, जिसमें सीमांत गांधी हो गया, फ्रंटियर गांधी हो गया, बादशाह खां की उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन बी में अली बंधु। तो देखिए 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ना इसके नेतृत्व करते थे अली बंधु ने किए थे। अब देखिए सैयद अहमद खां, याद रखिएगा कि ये इस्लामी धर्म में ना जो सामाजिक सुधार लाने का कार्य इन्होंने किया था, सैयद अहमद खान ने। और याद रखिएगा कि इस्लामी धर्म का राजा राम मोहन राय सैयद अहमद खां को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो देखिए ये जो प्रदान किया ना फ्रेंड्स वो किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूर्त रूप कब प्रदान किए थे? तो 22 जनवरी 1947 को, 1947 को इन्होंने प्रदान किए थे, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान का जो निर्माण होता है वो संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ना, डेट याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 22 दिसंबर 1946 के बीच में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि एम एन रॉय को, तो 1934 में संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण किया जाए, एम एन रॉय ने ये कहा था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया। देखिए भीमराव अंबेडकर के अनुसार ना संविधान का आत्मा या हृदय किसे बताया गया? तो अनुच्छेद 32 को बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे मौलिक अधिकार होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार पता है कि अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को बताया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है देन है ना ये इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की देन है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 233 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 231 है, तो अनुच्छेद 231 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे आपको पता है कि जो मुंबई है जो हाईकोर्ट है वो गोवा को भी देखता है। तो इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 131 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 143 है जो किसी कानूनी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अनुमति ले सकता है, अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब देशीयकरण क्या होता है? देखिए देशीयकरण एक नागरिकता प्राप्त करने का भी एक तरीका है। जैसे में क्या नागरिकता प्राप्त करने का बहुत सारे तरीका होते हैं, जैसे में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया। और नागरिकता अधिनियम आया था, कब आया था? 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। और देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता अधिनियम अगर बात करें देशीयकरण के आधार पर ना सोनिया गांधी को मिला है, यानी कि जो सोनिया गांधी जो है वो इटली की रहने वाली थी, लेकिन उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दिया गया। लेकिन याद रखिएगा अगर जिसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है ना उसे कभी भी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये विदेशी, यहाँ पे सॉरी पुरुष नहीं होगा फ्रेंड्स, ये स्त्री होगा। याद रखिए विदेशी स्त्री से विवाह करने पर क्या होता है कि देशीकरण नागरिकता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आप 21 नंबर की कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन संबंधित है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर के निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए सबसे पहले क्या कि जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो बी एन राव थे।
और राज्य के नीति सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4, भाग क्या है तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से आपका 51 में यह वर्णित है। ठीक है, अब देखिए मद्य निषेध की बात करते हैं तो मद्य निषेध आपको अनुच्छेद 47 में है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है, और आपका समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। और सूचना का अधिकार, देखिए फ्रेंड्स, ये सूचना का अधिकार है ना, वो नीति निषेध सिद्धांत का आधार नहीं है। ये जो है ना सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है एक क्या है तो एक विधिक अधिकार है। ये संसद ने यह विधिक अधिकार कहा है इसे। ठीक है, तो ये क्या है तो एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होती है ना, ये आपकी होती है साधारण विधेयक के संबंध में ये होती है। और ये अनुच्छेद याद रखिएगा कि अनुच्छेद 108 के तहत ये कहा गया है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक जो है ये, इसके तहत क्या है कि कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाता है संविधान संशोधन विधेयक के तहत। और वित्त विधेयक के अनुच्छेद क्या है तो वित्त विधेयक के अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि इसे भी क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, लोकसभा अलग बुलाएगा और राज्यसभा अलग बुलाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो पता है कि भारत का जो देखिए फिर भारत का जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पहले क्या होता था कि शुरू में संयुक्त अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना, शुरू में जो होता था इसका संयुक्त अधिवेशन से इसका निर्वाचन होता था, लेकिन बाद में जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका भी निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे उसके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले कि देखिए कोई जो हमारे जो राष्ट्रपति बने हैं उससे पहले 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा कि 6 राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, वो उपराष्ट्रपति थे। सबसे पहले आपको पॉइंट नोट करवाते याद रखिएगा। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा वीवी गिरी, चौथा आर वेंकट रमन, पांचवा शंकर दयाल शर्मा और छठा आर के नारायण। तो याद रखिएगा ये जो 6 राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ये क्या थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज्ञानी जैल सिंह जो है ना मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो आपका जो जेबी पॉकेट जो वीटो पॉकेट जो है उन्होंने ही लाया था, ध्यान रखिएगा, वीटो पॉकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो देखिए राज्यसभा के लिए ना प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है ना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य, 245 है, जिसमें से 233 सदस्य जो है वो राज्यों से मनोनीत होते हैं, और 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाते हैं, 12 सदस्यों को। ठीक है, ये 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये किस देश से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2-3 बार बता चुका, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दिया हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल का अगर हम बात करें ना तो देखिए मंत्रिमंडल का जो गठन करता है वो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। ठीक है, और ये मंत्रिमंडल का ना पहले कोई नहीं था। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था, इसको जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 352 याद रखिए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, पीएम करते हैं, इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। अगला 27 नंबर की भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए ये जो शुरुआत हुई थी ना 1991 में हुई थी नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत। अब भारत में न्यायपालिका है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में एक्चुअली जो न्यायपालिका है ना एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करें ना यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, तो देखिए मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ना आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अगर राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना व्यक्तिगत से जो उत्तरदायी होता है वो राज्यपाल के उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत। अगर बोले कि सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होता है तो ये विधानसभा के प्रति होता है। तो यहाँ पे तो वो जिक्र नहीं किया है, तो ऑप्शन बी कीजिएगा, यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा के तहत होता है, ध्यान रखिएगा, और व्यक्तिगत राज्यपाल। अगला 30 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का कहने का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनाता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, वहाँ पे हम लोग वोट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति में वोट देते हैं नहीं, हम लोग लोकसभा में देते हैं, मुखिया को वोट देते हैं,
सीएम का वोट देते हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति का नहीं देते हो। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और ऐसे प्रधानमंत्री लोकसभा का जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 31 नंबर के निम्नलिखित में से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा घाट है? तो पाल घाट है। और ये पाल घाट कहाँ है? तो ये केरल में है। थाल घाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भोर घाट कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। और सेनकोटा जो घाट है वो केरल के त्रिवंतपुरम में मदुरई को जोड़ता है, ये सेनकोटा घाट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार के महासागर में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं मूंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? जिसका निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है। तो देखिए उकाई झील फ्रेंड्स, ये आता है। उकाई झील कहाँ है? तो ये उकाई झील गुजरात में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो ये यूपी में है। उसके बाद निजाम सागर झील कहाँ है? तो ये आपका तेलंगाना में है। देखिए फ्रेंड्स, ये लोनार झील जो है ना, ये महाराष्ट्र में है और ये एक क्रेटर झील है। याद रखिए कौन सा झील है फ्रेंड्स? तो ये आपका क्रेटर झील है। क्रेटर झील कहने का मतलब क्या कि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। तो ये आपका कृत्रिम झील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है? तो याद रखिएगा कि आपका गोदावरी नदी जो है ना महाबलेश्वर से नहीं निकलती है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये महाराष्ट्र के त्रिवेंकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 मीटर, क्या है तो किलोमीटर इसकी क्या है तो लंबाई है। 1465 किलोमीटर क्या है इसकी तो लंबाई। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इस कृष्णा नदी की लंबाई आपका 1400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की हरियाली योजना जिसका संबंध जल प्रबंधन से है, इसका आरंभ कब किया गया था? 2003 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में इसका हरियाली योजना का ये आरंभ किया गया था, 2003, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है? तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या कि पोंग बांध परियोजना ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर। सुईल नदी परियोजना जो है वो आपका कहाँ पे है? तो याद रखिए सुई नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। किसाऊ परियोजना कहाँ है? तो ये टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है, ये रामगंगा नदी पर है। उत्तराखंड राज्य क्या होता है? इससे लाभान्वित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर की भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है? तो पता है कि भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं किसको? तो जूट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की भदवाड़ी किस पशु का नस्ल है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका भदवाड़ी जो है ना, ये भैंस का क्या है ना कि भैंस का ये क्या है तो ये एक नस्ल है भैंस का, भदवाड़ी। बहुत से भदवाड़ी और बहुत से भैंस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर कि केरल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए फ्रेंड्स केरल जो जनरली ना मोनाजाइट और थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाए, यानी कि मोनाजाइट और थोरियम। और मैग्नीज जो है ना उड़ीसा के लिए, उड़ीसा प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को उसके क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम में अव्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगर हम ऊर्जा की बात करें तो कोयला का जो ऊर्जा कितना 54% उत्पादन होता है। उसके बाद बात करें ऊर्जा है उसके बाद हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा, ये 24% होगा। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 12% हो जाएगा। तेल हो जाएगा 1% और प्राकृतिक गैस हो जाएगा आपका 6%। तो आपको अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 3, 3 2 1, ये 6 नहीं होगा फ्रेंड्स, 6 सबको काट दीजिएगा, 5 ही तक है तो 6 नहीं होगा। तो 3 2 1 4 5 इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बिहार स्थित जो डालमिया नगर प्रसिद्ध है, सबसे पहले डालमिया नगर है कहाँ? तो ये आपका रोहतास में स्थित है और सीमेंट के लिए फेमस है डालमिया नगर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर के निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति यानी कि एससी का निवास नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आपको ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होता है। ट्राइब्स मतलब क्या होता है? आदिवासी। तो याद रखिएगा एसटी मतलब आदिवासी, तो आदिवासी बहुत ही कम दिखते हैं हमारे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो ना अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, नागालैंड में, इनमें से सभी में क्या होता है ना कि ये निवास नहीं करते हैं। अगला 43 नंबर की चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 44 नंबर की गिब्सन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स गिब्सन मरुस्थल है ना वो आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और आपका ग्रेट जो सैंडी है वो भी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक वृत्त है विषुवत रेखा के। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो अक्षांश रेखा को ना विषुवत रेखा कहा जाता है और ये जो है वो किस में कहाँ पे है? तो उत्तर में स्थित है।
अगला 46 नंबर की द स्ट्रगल इन माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो है ये नेल्सन मंडेला की रचना है, और याद रखिए अफ्रीका का गांधी कहा जाता है किसे? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके जो लेखक है ना, गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ना, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा कि इसको पहली बार ना 1972 में दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग पहली बार कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। लेकिन अगर भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता पटेल। याद रखिएगा अमृता पटेल को 1977 में दिया गया था। किसके लिए? तो डेयरी जो विकास है उसके लिए उनको दिया गया था 1977 में, अमृता पटेल को। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थे? तो देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला जो थी ना, वो थी मैरी लीला राव थी। और ये कब? तो 1956 में जो ऑस्ट्रेलिया में भाग लिए थे। ये 1956 में कब लिए थे? 1956 में जब ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे भाग लिए थे। लेकिन क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कि विश्व स्तर में ओलंपिक में प्रथम महिला कौन थी? तो हेलेना डी पोर्टालेस। याद रखें हेलेना डी पोर्टालेस थी, जो स्विट्जरलैंड में 1900 ईस्वी में पेरिस में क्या ली थी? भाग ली थी। याद रखिएगा कौन? तो याद रखिएगा हेलेना डी पोर्टालेस जो स्विट्जरलैंड की थी, 1900 ईस्वी में पेरिस में क्या कर रही थी? वो भाग ली थी। अगला 50 नंबर क्वेश्चन की भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको पता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो सेट नंबर जो आपका 10 था फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखेगा। एक बार प्लीज़ एक बार विश्वास करके देखिए। आपको पूरे यूट्यूब पे ना ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको नहीं दिया जाएगा जिसमें आपको एक्सप्लेन इतना कम समय में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया जाए। तो प्लीज़ एक बार आप पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए। आपको मैं अच्छे से मैं एक्सप्लेन इसको करता हूँ ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जितने भी जो प्रैक्टिस सेट जो आएंगे आपको ज्ञान बिंदु का, मैं सभी आपके लिए परचेज करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो भी गरीब भाई बहन जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ। एकदम मैं खुद परचेज करके मैं खुद से आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे और आप जल्दी से जॉब करने। मैं यही दुआ करता हूँ आपसे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा सोच कैसा लगा इसके लिए भी फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।